ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इज इट विजिबल? ओके, कल हमने चैप्टर 6 दैट इज डिसीजन, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2, ये हमने कल किया था चैप्टर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पिछले चैप्टर में हमने कैपिटल की बजटिंग टेक्निक्स देखी कि कैपिटल को बजटेड कैसे करना है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट्स देखेंगे। ठीक है, कैश फ्लो का एस्टिमेट्स देखेंगे कि कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से क्लियर हो रहा है कि कैपिटल की कैपिटल लगाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, हम अब वो पता करेंगे। ना इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू बेसिक इनपुट्स। ठीक है, जब भी हमने इन्वेस्टमेंट कहीं लगानी है उसके लिए हमें दो बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, कि प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना होने वाला है, कितना कैश फ्लो लगेगा, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, कितना कैश यूज होएगा और उस पर कितना डिस्काउंट रेट्स होंगे। तो व्हाट इज डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट क्या है? एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट मान लो 2500 का है, एक प्रोजेक्ट 2000 का है। ठीक है, तो जो 2000 वाला है वो क्या है, वो डिस्काउंटेड रेट है। क्यों? वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम 25 वाला ना लेके 2000 वाला ले लें। ठीक है, तो दैट इज डिस्काउंट रेट फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बता दिया, यानी कि कैपिटल की कॉस्ट, कितनी कैपिटल लग रही है। हम लेबर को दे रहे हैं, लैंड पे लगा रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं। ठीक है, सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो सब क्या है, वो कैपिटल की कॉस्ट है जो हम बियर कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न, एक एक अल्टरनेटिव को छोड़ के जो दूसरा अल्टरनेटिव हम चूज कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी को, जो हम जिस जिस प्रोजेक्ट को हम छोड़ के जिस प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं। शेयर होल्डर अपॉर्चुनिटी कोस्ट, शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है? शेयर होल्डर इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, all equity finance firm, the equity capital of ordinary share is the only source of financial finance investment project. Firm cost of capital is equal to the opportunity cost of equity capital, which will depend only on the business risk of the firm. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो भी, वो वाले पैसे को बचा के कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंपनी में लगाए हैं वो पैसे। ठीक है, कंपनी के कैपिटल में लगाए हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ये भी क्या है, शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर इसी तरह क्रेडिटर की है कि क्रेडिटर ने यहाँ लगाए। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप कैसा है? रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। हाई रिस्क हाई रिटर्न, हम बोलते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, वही केस। जितना रिस्क ज्यादा लोगे उतना ही हमें रिटर्न में भी ज्यादा मिलेगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आउटवर्ड जा रही है, आउटफ्लो हो रही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट,
जो आउटफ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, जो हमने बचा ली है कहीं और लगाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी पे लगाने के लिए। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें क्या आता है? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेनर। कॉस्ट ऑफ डेट क्या हुआ? द फर्स्ट डिस्कस द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द बिजनेस और द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड। डेट कैन बी रेज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और पब्लिक, इधर इन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और डिवेंचर। ठीक है, हाँ जी, डेट यानी कि इशू किए, डेट बोरो किए, लोन लिया, मतलब कि हमने पब्लिक से भी ले सकते हैं, और डिवेंचर भी रेज कर सकते हैं। डिवेंचर इशू किए जाते हैं पार पे या फिर प्रीमियम पे, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू। द लॉन्ग टर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू रिडीमेबल और ये रिडीमेबल भी होते हैं और इनरिडीमेबल भी। रिडीमेबल यानी कि आप अपने आप जाके रिडीम करवा सकते हो। इरिडीमेबल यानी कि उस पर एक टाइम पीरियड लिखा होता है, उसके बाद ही वो रिडीम होंगे, उससे पहले रिडीम नहीं होंगे। पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है कि वो उसी वैल्यू पे, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बिकेगी, ठीक है, उतने पे ही मिलेगी जितने पे आपने ली थी, ठीक है, जितना उस पे इंटरेस्ट लिखा हुआ था उतना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी सेल न्यू इशू ऑफ 7 year परसेंट 15% bond of ₹100 each at par. If the face value is 100, bound and maturity is also 100, the before tax debt will be। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय 100, दैट इज 15%। तो आपको 15% के अकॉर्डिंग रेट पे मिलेगा डिवेंचर। प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पे, ठीक है, लाइक 15 तो था ही, उस पे 2% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, लाइक इन्होंने अब क्या बोल दिया? 70। ये शॉर्टकट मेथड बता दिया इंटरेस्ट का प्रीमियम के केस में। टैक्स एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जब भी हम इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स शेयर करते हैं, इन्वेस्टर्स को देते हैं या कुछ भी, तो हमें टैक्स जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि टैक्स रेट कितना आ रहा है, कितना लग रहा है, तो वो सब। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं? केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 1 - टी इज द कॉर्पोरेट रेट, यानी कि जो टैक्स का रेट है उसमें से 1 - कर, जितना आया उतना आपका इंटरेस्ट रेट डिडक्ट होएगा। ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी रिडीमेबल और रिडीमेबल होते हैं। इनको आपको पता है, इक्विटी को पहले दिया जाता है पेमेंट, ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं और उसमें आपने प्रेफरेंस ली है तो आपको फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे पहले मिलेगा, लास्ट में इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। हर बार वैसे लास्ट में इक्विटी होल्डर्स को मिलता है, सारे मतलब जब भी वाइंड अप भी होता है या कोई प्रॉफिट देना हो तो लास्ट में इक्विटी वालों को मिलता है, बाकी सबको पहले मिलता है। इक्विटी को क्यों एंड में मिलता है? क्योंकि ऑनर ऑफ द कंपनीज होते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी क्या है? एंटायर अर्निंग एंड रेज इक्विटी कैपिटल बाय यूज इशूइंग न्यू शेयर। न्यू शेयर इशू कर करके हमने कैपिटल इंक्रीज किया, वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसी को ही रिटेन कर लिया, उसको ही संभाल लिया, तो रिटेन अर्निंग के थ्रू। कैपम, कैपम is a model that is capital asset pricing model. CAPM provide a framework to determine the
required rate of return on an asset and indicates the relationship between returns and risk of the asset. The risk which a security is exposed can be classified into two, अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? स्पेसिफिक रिस्क होएगा, इतना ही रिस्क लगेगा, इससे ऊपर रिस्क नहीं जाएगा. सिस्टमैटिक स्पेसिफिक रिस्क अंडर विच अ कंपनी ऑपरेट. ठीक है, एक स्पेसिफिक रिस्क है, इतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा. अनस्पेसिफिक क्या है? जो स्पेसिफिक ना हो, जिसका रिस्क आपको अभी कंफर्म ना हो कितना हो सकता है. ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क सिस्टमैटिक में कौन आ जाता है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में आप कुछ लेते हो, गवर्नमेंट से कुछ लेते हो, तो जो उन्होंने बोला होता है उतना तो आपको मिलता ही मिलता है. मतलब आपको फ्रॉड होने के चांस जो है वो नहीं होते. लेकिन प्राइवेट कंपनीज में, जो नई नई कंपनीज है, उसमें कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या है? लिमिटेड एप्लीकेशन. फर्स्ट एज्यूम दैट द डिविडेंड पर share will grow at a constant rate forever. Second, expected dividend growth rate should be less than the cost of equity. डिविडेंड ग्रोथ रेट है, वो कह रहे हैं कि डिविडेंड आप मान लो कि आपको डिविडेंड जो है वो एक लिमिटेड एक लिमिटेड अमाउंट पे मिल रहा है. ठीक है, एक कांस्टेंट रेट पे आपको प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, ये कह रहे हैं. ठीक है, और इसकी ग्रोथ भी एक कांस्टेंट रेट पे होती रहेगी. डिविडेंड मॉडल ये कह रहे हैं. ठीक है, बट इट कांट बी एप्लीकेबल फॉर द कंपनी टू पे डिविडेंड एज ग्रोथ ग्रोइंग रेट. ठीक है, हर बार हम ग्रोइंग रेट पे डिविडेंड नहीं दे सकते. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कंपनी. ठीक है, कभी लॉस भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी डील करनी होती है. तो हर बार हम सेम डिविडेंड नहीं दे सकते. नाउ एवरेज एंड वेटेज एवरेज, ये कैलकुलेट. एक वेटेज दी होगी, ये आपने किया होगा, वेटेज दी होती है. वेटेज को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर वेटेड एवरेज बन जाती है. फिर टोटल वेटेज एवरेज को डिवाइड कर देते हो पर अमाउंट के साथ. किया है ना मीन मोड मीडियम में, वही यही है. हाँ जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो पहले रह चुकी हो. ठीक है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू. बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है? जो मार्केट में चल रही है, दैट इज मार्केट वैल्यू. बुक वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. देखो, वेटेज कॉस्ट दी हुई है, सारी वेटेज कॉस्ट को ऐड कर दिया, दैट इज 0.14. ये कॉस्ट थी, ये वेटेज कॉस्ट है. तो वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया? 14%. ऐसे कैलकुलेट करना है. वेटेज कॉस्ट ऑफ एवरेज 1 - t यानी कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ, देन WDD is the amount of debt, and KE is the cost of debt equity, और WE is the cost of debts. ठीक है, देन नीचे भी सेम, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो. नीचे वाले फॉर्मूले में भी क्या दिया हुआ है? डी और ई. डी का मतलब है डेट, ई का मतलब है इक्विटी. ठीक है,
international dimension in cost of capital. That is not much important. Look at the questions. हाँ जी, कल भी मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके क्वेश्चंस निकाल के देखते हैं। किस किसने निकाल के देखे, किस किसने किया है? हाँ जी, किस किसने कल क्वेश्चन किए थे नेट प्रेजेंट वैल्यू के? किसी ने भी नहीं ट्राई किए? ऐसे कैसे एग्जाम दोगे? सिर्फ थ्योरी के बेस पे एग्जाम देना है? प्रैक्टिकल नहीं करना? अभी टाइम है आपके पास कि आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके अगर कोई डाउट है तो रिवाइज कर सकते हो। आफ्टर दैट एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज नहीं कर, एग्जाम के टाइम में सिर्फ रिवीजन होगी, क्वेश्चन निकालने का टाइम नहीं होगा। इसलिए अभी टाइम है आपके पास, अभी आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करो। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन इजी थे, इसीलिए मैंने आपको कहा। आई नो आप जॉब वाले हो, डेली नहीं पढ़ सकते हो, तो जो इजी होएगा प्रैक्टिकल में मैं आपको वही करने को बोलूंगी, जो टफ होएगा प्रैक्टिकल में वो नहीं बोलूंगी। ओके, ठीक है, मैसेज कर दूंगी। तो क्या करो, आज जाके इससे ऊपर वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, उसमें एनपीवी समझाया था कल। अगर आपने नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग में भी नहीं मिलता है तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें फॉर्मूला उठाओ, फॉर्मूला उठा के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ लगाने की, उसमें वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अमाउंट्स फिल करो और उसको आंसर में निकालो, बस। सारी अमाउंट्स दी होती हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में, आपको कोई अमाउंट नहीं ढूंढनी पड़ती, साफ साफ नेट अमाउंट सारी दी होती हैं। बस आपको फॉर्मूला याद करके उसमें वो अमाउंट भरनी है और आंसर निकालना है। तो आप जाओ, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पहले 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देन एग्जाम्पल को देख देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ना समझ में आए वैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में जरूर दिया होता है, रकमें चेंज करके वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया होता है। तो वैसा क्वेश्चन ढूंढो एग्जाम्पल में से और दोनों को लिंक बिठा के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इससे प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन में भी थोड़े टफ लगेंगे आपको, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, अप टू यू, आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। इसकी थ्योरी जरूर फिर पढ़ लेना, ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप एक चैप्टर पूरा का पूरा ही छोड़ दो, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल नहीं किया है एटलीस्ट उसकी थ्योरी पढ़ के जाओ। लाइक कैपएम मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैपएम मॉडल तो पढ़ ही लेना, ठीक है। डिफरेंस तो हर सारे डिफरेंस करके ही जाने, डिफरेंस में कोई छूट नहीं है, डिफरेंस सारे करने हैं, जिस जिस चैप्टर में जो जो डिफरेंस है डिफरेंस सारे पढ़ के जाने। क्लियर है? किसी का कोई डाउट, किसी ने कुछ पूछना हो? टाइमिंग 7:30 होती है। मान लो 7:40 पे भी आपको लिंक आता है तो एटलीस्ट 45-55 तक ज्वाइन कर लिया करो। वैसे तो कोशिश यही होती है कि 7:30 पे आपको लिंक मिल जाए,